नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 के लिए ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेक्चर नंबर 6 की। लेक्चर नंबर 5 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो जिसमें हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे थे। तो ईएमआई पर आधारित आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है उसका भी डिस्कशन है। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़े इसको। ए स्क्वायर मेटल वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर लूप आपको दिखाई दे रहा है जिसका साइड लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये आपका इस तरह से ये स्क्वायर लूप हो गया, साइड लेंथ 20 सेंटीमीटर की है। ये रेसिस्टेंस इसका है 2 ओम, इसमें रेसिस्टेंस भी है 2 ओम दे दिया है। इज मूव्ड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से इधर चला इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी इक्वल टू 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ जो ये मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो इसकी वैल्यू दे रखा है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर as shown in the figure. The magnetic field lines are perpendicular to the plane of the loop. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से है, इनटू द प्लेन है, और लूप जो है आपका उस प्लेन में है, जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर टू लूप। द लूप इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंस इच ऑफ वैल्यू 5 ओम। ये देखिए इस तरह से ये 5 ओम 5 ओम के 5 रेसिस्टेंस के साथ इस तरह से कनेक्टेड है। द रेसिस्टेंस ऑफ द लीड वायर्स बी एफ एंड ए आर नेग्लिजिबल। जो बी से एफ ये वाली वायर्स हो गई और ए से ये वाली वायर हो गई, इनके रेसिस्टेंस नेग्लेक्ट कर सकते हैं आप। तो कहता है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द लूप। लूप की स्पीड बताइए, वी नॉट है इसको बताइए। सो एज टू हैव ए स्टेडी करंट ऑफ 2 मिली एम्पियर इन द लूप, कि इस पूरे लूप में जो करंट चले वो कितने का चले, 2 मिली एम्पियर का चले। गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। तो डायरेक्शन भी बताना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसके डिस्कशन में आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि लूप जिस तरह से मूव करेगा तो इसके फ्लक्स में चेंजिंग आएगी, है ना। फ्लक्स चेंज आएगी तो इसमें एक ईएमएफ डेवलप होगा, और उस ईएमएफ का काम होगा कि इस पूरे सर्किट में करंट दौड़ा देना। तो सबसे पहले तो हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होगा। यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन वाला सिचुएशन है, क्योंकि ये 5 इंटू 5 25 और ये 5 भी 25। सो अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, तो ये हट जाएगा बीच वाला, 5 5 10 10 10 10 का फिर से 5, तो 5 आ जाएगा इधर से, और इसका आपको दिया हुआ था 2 ओम, तो 7 ओम का आपको यहाँ पर ये है, ठीक है। तो 7 ओम का रेसिस्टेंस आर नेट हमारा हो गया 7 ओम, ठीक है, सर्किट का। तो 7 ओम हमारा हो गया टोटल रेसिस्टेंस। और आपको कहता है करंट हमारे पास होना चाहिए कितने का, 2 मिली एम्पियर का करंट होना चाहिए। रेसिस्टेंस हो गया 7 ओम का और आई हो गया 2 मिली। तो इसके लिए जो ईएमएफ इंड्यूस हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना इंड्यूस होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए, आई इंटू आर नेट, मतलब 2 मिली एम्पियर एंड 7, तो मतलब 14 मिली वोल्ट। 14 मिली वोल्ट का ईएमएफ यहाँ पर इंड्यूस होना चाहिए, ठीक है। और ईएमएफ जो हम लोग पढ़ते हैं, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, मैग्नीट्यूड वाइज इसी की वैल्यू हो गई इतनी। और यहाँ पर ये क्या होता है, फाई में चेंजिंग। अब ये चूँकि वेलोसिटी के साथ हमको यहाँ पर काम करना है, तो ये जो होगा आपको बी इंटू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी है हमारे पास है, वो कितना है, तो उसको देखिए ज़रा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास कहीं तो दिया हुआ है, ज़रूर नहीं दिया है क्या, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं दिया है बिल्कुल, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसको यूज़ करेंगे। फाई की वैल्यू आपको पता है बी इंटू ए। ऐसे केस में तो थीटा आपका 0 हो जाता है, तो cos 0 इज 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पर एरिया में चेंजिंग हो रही है, तो बी आपका कांस्टेंट है, आपका डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये रेट में चेंजिंग हो रहा है, ये मिली वोल्ट। बी आपका कितना था, 1 है, ऐसा यूनिट ही है वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको टेस्ला बोल सकते हैं, सो ये 1 ही रह गया। और डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज 14 मिली वोल्ट। तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी आपका हो गया 14 मिली वोल्ट, आपका
चलेगा। ओके, अब आगे का काम कैसे करेंगे। तो डेल्टा ए हमारे पास है, देखिए ये एल लेंथ है और ये आप कहते हो कि वी नॉट से ये भाग रहा है, ठीक है। तो एरिया कितना चेंज करेगा, देखिए इधर से जो एरिया बनेगी तो एक लंबाई एल तो आ ही गई, और ये वाला इसमें जो गया है, ये जो भागा है वी नॉट से भागा है, तो वी नॉट इंटू डेल्टा टी टाइम मान लीजिए भागा है, तो वी नॉट इंटू डेल्टा टी, वी नॉट इंटू डेल्टा टी आपकी ये दूरी हो गई, और ये वाली लेंथ हो गई इधर की एल, तो इधर की एल हो गई, इधर की इतनी हो गई, लंबाई गुना चौड़ाई एरिया हो जाता है। सो आप यहाँ पे लिखिए इसको एल इंटू वी नॉट इंटू डेल्टा टी, ये हो गया चेंज इन एरिया, और बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 14 मिली, मतलब 10⁻³ यूज़ करेंगे। डेल्टा टी हटा दीजिए, और फिर वी नॉट जो रिक्वायर्ड है हमारा वो क्या हो गया 14/L एंड देन 10⁻³ है ना। ये सभी एसआई में है, मीटर पर सेकेंड अभी कह सकते हैं। क्या एल की वैल्यू है हमारे पास, तो स्क्वायर वायर है, लूप साइड 20 सेंटीमीटर, मूव्ड वी नॉट V1 मैग्नेटिक फील्ड, द लूप कनेक्टेड, एल की वैल्यू नहीं दिखी हमें, साइड है ना एल है तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इसीलिए सबको पहले कलेक्ट कर लेना चाहिए। खैर 20 सेंटीमीटर, तो एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर हम लोग को पुट करना पड़ेगा, तो 14/20 सेंटीमीटर, तो -2 ऐसे लिखेंगे, और ऊपर में था -3, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, एक -1 बचेगा हमारा, तो ये कैंसिल हो गया -1 है ना, और वो अगर नीचे आएगा तो 200, तो इसके जाएगा तो -2, तो 7 इंटू 10⁻², आप देख सकते हैं, ठीक से आप करेंगे काम वो दिख जाएगा आपको, इधर हो जाता -1 और इधर जाता तो -2 बचता, तो ये हो गया 7 इंटू 10⁻²। आप ठीक से कैलकुलेशन करें आपको भी दिखेगा, तो इतना मीटर पर सेकेंड, तो ये सेंटीमीटर कह सकते हैं, तो 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा जो है ये आंसर एक जाएगा कि 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसको खींचना पड़ेगा इधर, तो 2 मिली एम्पियर का करंट जो है सर्किट में आ जाएगा। अब पूछता है कि डायरेक्शन जरा सा बता दीजिए, तो देखिए डायरेक्शन के लिए क्या होगा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रॉस फील्ड की वैल्यू ये इधर जा रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू कम हो रही है, फ्लक्स की वैल्यू कम हो रहा है, तो लेंज लॉ के हिसाब से या फैराडे सेकेंड लॉ के हिसाब से ये फ्लक्स की वैल्यू कम नहीं होने देना चाहेगा, तो क्रॉस अगर घट रहा है तो इंडक्शन भी क्रॉस का ही होगा, क्रॉस के अकॉर्डिंग ही होगा, तो करंट इस तरह से इसमें चलेगा कि वो क्रॉस फील्ड को जनरेट करे, क्रॉस फील्ड को जनरेट करे मतलब क्लॉकवाइज आपका करंट चलना चाहिए, तो करंट जो होगा वो आपका एज इट इज क्लॉकवाइज ही रह जाएगा, इस तरह से जाएगी करंट और ऐसे आएगी। यहाँ मैं बता दूं कि इसमें करंट नहीं जाएगा क्योंकि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, तो वो नहीं जाएगा उसमें। तो 2 मिली एम्पियर अगर मैं करंट डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूं आपको, तो 2 मिली एम्पियर यहाँ पर हो गया, ये इक्वल बटेगा, 1 मिली एम्पियर और 1 मिली एम्पियर वापस 2 मिली एम्पियर बन के वापस आ जाएगा, ठीक है, 2 मिली एम्पियर। तो हो गया आंसर, 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से इसको खींचना पड़ेगा इस तरफ, और 2 मिली एम्पियर के करंट का डायरेक्शन जो होगा वो लूप में क्लॉकवाइज इस तरह से चलेगा। तो आप इसको अच्छे से एक बार खुद से भी कर लीजिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप का क्वेश्चंस, तो अच्छे से समझ के आगे बढ़िए। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, ए वर्टिकल डिस्क है ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मेक्स 20 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, ये जो है 20 रिवॉल्यूशंस इस तरह से, ओमेगा यहाँ है 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आरपीएस, ठीक। तो इसको क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन प्रति सेकेंड में, तो अभी क्या दिया हुआ है आरपीएस, तो रोटेशन पर सेकेंड हुआ या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो आरपीएस इसको बदलना है हमको रेडियन पर सेकेंड में। तो देखिए 1 सेकेंड में ये 20 टाइम्स घूम जाता है, एक बार पूरा घूमेगा तो 2 पाई एंगल लेगा, तो 20 इंटू 2 पाई रेडियन ले लेगा, और चूंकि ये पर सेकेंड ही है तो रेडियन पर सेकेंड ऐसे ही हो गया, तो कहने का मतलब कितना हो गया ये 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड ये ऐसा यूनिट होती है ओमेगा की, इसलिए इसकी जरूरत पड़ेगी तो लिखना है।
मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट कर रहा है वो आपको दिया हुआ है 10⁻⁻1 टेस्ला, मतलब 1/10 टेस्ला आप कह सकते हो। और परपेंडिकुलर टू द प्लेन एज इट इज परपेंडिकुलर, जैसे कि क्रॉस या डॉट फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और ये इस तरह से घूम रहा है। तो ऐसे वाले सिचुएशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस सीन में भी ये एक इक्विवेलेंट टू रॉड हो जाएगा कि रॉड जो इसका जो भी रेडियस आएगा और उस रेडियस के बराबर रॉड की लेंथ होगी और वो भी घूमेगा। दोनों ही केस में क्या था, आपका सेम ईएमएफ डेवलप होता था यहाँ पे बिटवीन द एंड्स ऑफ द रॉड और यहाँ पर सेंटर और ये जो पेरीफेरी है, रिम है, उनके बीच में। तो ईएमएफ का फार्मूला क्या होता था ऐसे केसेस में जो डेवलप होता था, वो हम याद रखेंगे। आपने पीछे के लेक्चर में उसको किया भी है, ठीक है। तो उसमें आ जाता था हाफ बी ओमेगा और एल स्क्वायर या आर स्क्वायर। तो हाफ बी ओमेगा, और अगर ये हम लोग आर बोल रहे हैं रेडियस, यहाँ पर ये जो रेडियस आर आएगा सो आर का स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी ऑफकोर्स एरिया उतना ज़्यादा स्वीप करेगा और उस हिसाब से आता है, ठीक है। तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, इसको अब यूज़ करिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू अब आपके पास है, कितनी है आर, 10 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया, सो 5 सेंटीमीटर की रेडियस बनेगी। तो 5 × 10⁻⁻2 मीटर। अब ये सारी वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे। हाफ 1/10 ओमेगा इज 40 पाई, देन आर स्क्वायर, सो 5 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। एंड नाउ इट कम्स टू क्या बनाइए, तो 2 पाई 25 10⁻⁻4 50 पाई इंटू 10 की पावर, इसको ऐसा करूँगा -2 यहाँ पे रखता हूँ, डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूँ, जिससे क्या हो यहाँ पर कैंसिलेशन हो। सो π/2 इंटू 10 पावर -2, ठीक है। अब π/2 अगर आपको निकालना, देखिए पाई 3.14 लगभग यूज़ करेंगे, तो ये कितना बन गया, ये 1.57, ओके, इंटू 10 पावर -2 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपको वोल्ट्स, ये इसके आंसर होगा। सीधा है, तो सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड है, चूँकि ये केस और ये केस सेम रहता है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, उसको यूज़ करना है एंड देन यू हैव द आंसर। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए जरा। फिगर शो करता है द टॉप व्यू ऑफ ए रॉड दैट कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन। मतलब कि ये इस तरह से है, इस तरह से है, और यहाँ पर एक रेल इस तरह से, मेरे दोनों हाथों को आप वो रेल मान सकते हैं, पटरियाँ, और इस पर ये रॉड जो है ना वो स्लाइड कर रहा है आराम से, इस पर फ्रिक्शन लेस स्लाइड कर सकता है। तो टॉप व्यू ऊपर से दिखाया जा रहा है ऐसे। तो ये इधर से क्लोज सर्किट बन गया है, आर रेसिस्टेंस दिया हुआ है। द रेसिस्टर 6 ओम and 2.5 Tesla magnetic field is directed perpendicularly downward in the paper। तो यहाँ पर क्रॉस फील्ड का पूरा इलाका है, ये पूरा का पूरा क्रॉस फील्ड का इलाका है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2.5 टेस्ला, और 6 ओम आपके इस आर का वैल्यू दे रखा, ठीक है। अब क्या कहता है, लेंथ 1.2 मीटर है, कह दिया, चलो मतलब कि ये वाली रॉड जो है इसकी भी लेंथ 1.2 मीटर आ जाएगी। कुछ कैलकुलेट करने को कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू मूव द रॉड टू द राइट। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है जो इस रॉड को उधर लेके जा रहा है। कहता है कि वो फोर्स बताइए जो इसको कांस्टेंट स्पीड जो कि 2 मीटर पर सेकेंड है उससे ये ले जा सके। तो क्यों फोर्स की ज़रूरत होगी, आपको इसको मूव कराना है सामने की तरफ, तो एक फोर्स की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो क्यों फोर्स की ज़रूरत पड़ती रहेगी कांस्टेंट स्पीड के लिए, तो इसको थोड़ा वाच कीजिए। देखिए, आप जानते हैं कि जब ये आगे बढ़ेगा, मूव करेगा ये इस तरह से, तो ऊपर प्लस डेवलप होगा, नीचे माइनस डेवलप होगा, एक सेल की तरह ये काम करना शुरू करेगा। और अगर ये एक सेल बन गया तो फिर ये करंट को रिलीज करेगा, इस तरह से सर्किट में करंट चलेगी। अब खुद देखिए कि इसमें जो आई करंट अब इस तरह से चला,
तो क्रॉस फील्ड पहले से मौजूद है और इसके मोशन की वजह से ये करंट डेवलप हुआ है। तो आप पढ़े हैं कि क्रॉस फील्ड में करंट के डायरेक्शन में अगर आप चलोगे तो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। तो कहने का मतलब अपने आप एक मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट साइड काम करना शुरू कर देगा। इसी फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको ये एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर क्या होगा कि ये रुक जाएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो इस मैग्नेटिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो कहता है कि भाई हमको 2 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से इसको चलाना है, 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलाना है। तो ये फोर्स बताइए। तो जब आप इसको 2 मीटर प्रति सेकेंड से चला रहे हैं तो इसमें जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है उसको आप क्या लिखेंगे, बी एल वी। यहाँ पे फॉर्मूला होता था बी एल वी। बी की वैल्यू, एल की वैल्यू, वी की वैल्यू, सब वैल्यू है आपके पास। उसको पुट करके ईएमएफ निकलेगा और उस ईएमएफ की वजह से फिर आप चाहें तो करंट निकाल सकते हैं, है ना। और करंट निकल जाएगा तो एफएम आपको आ जाएगा, आईएलबी। आईएलबी निकल जाएगा तो बस इसी को इस एफ के साथ इक्वल कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको ट्राई करिए। उसके बाद फिर क्या लिखा है, एट व्हाट रेट इज एनर्जी डिलीवर्ड टू द रजिस्टर। मतलब कि रजिस्टर से एनर्जी रिलीज जो हो रही होगी वो किस रेट से हो रही होगी। आई आपके पास निकल चुका है तो आई स्क्वायर आर करेंगे तो वही पावर आ जाएगा। फिर कहता है कि सो दैट दिस रेट इज इक्वल टू द रेट ऑफ वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स। ये जो अप्लाइड फोर्स है इसने जो काम किया उसको निकालेंगे। और रेट की बात कर रहा है मतलब पावर, 1 सेकेंड में कितना काम किया। तो एफ इंटू वी करके देखेंगे तो आप देखोगे कि ये एफ इंटू वी जो भी वर्क डन आप कर रहे हो ना वो सारा का सारा इसी रेसिस्टेंस के थ्रू जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उसके बराबर आ जाएगा। वही कह रहा है इसको शो करने। तो मैंने एक तरह से बोल के हिंट कर दिया। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद बना करके देखिए, फिर मैं इसको फाइनल कंक्लूड कर देता हूँ। तो देखिए बच्चों, आई होप कि आपने कंप्लीट किया होगा। तो जो कहा उसको फटाफट एक बार देख लेते हैं। ई की वैल्यू वी एल भी कितनी निकल रही है आप देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा 2.5 टेस्ला। एल आपने कहा 1.2 मीटर और वेलोसिटी जो रॉड को दी गई है वो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, तो फोटो में भी 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है 2। कितना आ गया ये 5 एंड ये 6। तो 6 वोल्ट्स देखिए आपको यहाँ पर जनरेट हो रहा है। इस 6 वोल्ट्स की वजह से जो करंट डेवलप होगा सर्किट में, मतलब ये जो यहाँ पर ऐसे करंट चलेगा वो ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस। ईएमएफ 6 का, रेसिस्टेंस भी आपको कहा 6 है, 6 ओम। तो ये 1 एम्पियर का हमारे पास करंट आ गया। ठीक है, अब ये 1 एम्पियर का करंट आ गया तो एफएम जो डेवलप होगा जो इस तरफ काम करेगा, क्रॉस फील्ड में करंट के डायरेक्शन में चलते हैं, फोर्स बाएं हाथ की तरफ लगता है, लेफ्ट साइड लगता है, आप देख सकते हैं। तो जो आपको एफएम आया, आइए उसकी वैल्यू देखें। तो बी क्या था, आई डी एल क्रॉस बी होता है, मतलब इस केस में आई एल बी सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो करंट इज 1, लेंथ इज 1.2 एंड फील्ड इज 2.5 टेस्ला। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 न्यूटन का फोर्स लग गया। ठीक है, 3 न्यूटन का फोर्स। तो जो एक्सटर्नल फोर्स हमको रिक्वायर्ड होगा वो भी इसी के बराबर होगा, बस इसी को ओवरकम करना है। तो जो वो एक्सटर्नल फोर्स है जो राइट साइड यहाँ पे ये लग रहा है, इसको एफ एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू दिस मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज 3 न्यूटन। ठीक है, ये आंसर। तो 3 न्यूटन का फोर्स आप लगाते रहें, आपको वो कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलता रहेगा। ये वाला पार्ट हो गया। अब कहता है व्हाट रेट इज एनर्जी डिलीवर्ड टू द रेसिस्टर। मैंने रेसिस्टर के थ्रू वर्क डन प्रति सेकंड बताइए या फिर पावर डेवलप बताइए। तो पावर का फार्मूला आपने पढ़ा आई स्क्वायर आर। तो आई करंट उसमें जो जा रहा था 1 एम्पियर का था, तो 1 स्क्वायर और आर 6 मतलब 6 जूल प्रति सेकेंड या वाट। तीसरा कहता है कि ये जो आपने पावर डेवलप किया, आपको साबित करना है कि जो एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हो ना वहीं से वो पावर आ रही है। तो ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन के द्वारा पावर दिखा देते हैं। पावर एक्सटर्नल इक्वल टू
फोर्स एक्सटर्नल और इनटू वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मेंटेन किया आपने। तो फोर्स एक्सटर्नल हमने प्राप्त किया था 3 और वेलोसिटी देखिए ऑलरेडी है 2। तो आप क्या देखते हैं, ये भी 6 जूल प्रति सेकेंड या वाट सेम चीज़ है। तो आप क्लियरली कह सकते हो कि दिस इज सेम एज पी, जो रेसिस्टेंस के थ्रू जनरेट हो रहा है। तो पी आर कर देता हूँ, पी आर। तो यही चीज़ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। 6 था ना, तो 6 आ गया पी। यही चीज़ साबित करने को कह रहा था। तो ऑटोमेटिक है वो, तो ठीक है। तो जो आप काम करेंगे वो हीट एनर्जी के रूप में रेसिस्टेंस के थ्रू रिलीज हो जाएगा। क्लियर? आइए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बोर्ड एग्जाम्स और नीट एग्जाम्स कहीं भी आपको दिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्या कहता है, ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल, देख सकते हैं आप, साइड एल का एक स्क्वायर लूप है, बीइंग मूव टुवर्ड्स राइट एट ए कांस्टेंट स्पीड वी, वी से इसको मूव कराया जाना है। एज शोन इन द फिगर, द फ्रंट एज इंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड बी एट टी इक्वल टू 0, ये एकदम एट टी इक्वल टू 0 अब एंट्री करने वाला है। द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 4L, ये देखिए इस फील्ड की विड्थ दी हुई है 4L। कहता है जरा सा ग्राफ बता दीजिए इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्सेस टाइम का, मतलब ये इधर जाएगा, इसमें पूरा एंट्री लेगा, फिर उसके बाद बाहर भी निकलेगा। तो उसके लिए आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा इस कॉइल में, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। मतलब ईएमएफ जो भी इंड्यूस होगा वर्सेस टाइम, ठीक है। तो चलिए, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को हमने पहले भी डील किया है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जब ये इस तरह से स्क्वायर लूप इसमें जाएगा, तो जिस वक्त एंट्री होगी तो सिर्फ ये वाला सेक्शन जो होगा ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर प्लस और माइनस आ जाएगा, और ये तब तक करता रहेगा जब तक कि ये पूरा पूरा इंटर ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये तो आपको बाहर ही है अभी, तो ये कब अंदर को जाएगा उसको देखना है हमको। तो कितनी देर लगेगी, देखिए भी से चल रहा था, एल दूरी तय करना है, तो टाइम क्या हो जाएगा, एल अपॉन वी। तो एल अपॉन वी जब टाइम गुजर जाएगा तो ये पूरी तरह से इसके अंदर आ जाएगा, कुछ ऐसा। इसको और थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए ताकि 4L को और अच्छे से दिखा सकें इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये अंदर आ गया, ये अभी एट t इक्वल टू 0 का सिचुएशन है। ये t इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो l लेंथ ये चल लेगा v वेलोसिटी से, तो l बाई v का सिचुएशन है। तो 0 से लेके l बाई v तक का जो समय है, इस समय तक इंड्यूस्ड होता रहेगा ईएमएफ, और ऊपर प्लस नीचे माइनस, क्रॉस में राइट चलते हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो इस तरह से आपका ईएमएफ डेवलप होगा, कांस्टेंट होगा वो वैल्यू। आप इसी को पढ़ते हैं BLV, ठीक है, BLV। तो कुछ वैल्यूज तो दिया नहीं, तो हमको इसी रूप में निकालना पड़ेगा, BLV के रूप में ही, है ना। मैग्नेटिक फील्ड आप अपना B रख लीजिए यहाँ पर, तो BLV का एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, BLV, ठीक। और ये कांस्टेंट चलेगा कब तक, L बाई V टाइम तक। मतलब ये एक लाइन आपको मिलेगी ऐसे, यहाँ ऐसे, ठीक है। उसके बाद जब ये इंटर कर चुका है, तो अब चूंकि इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ये ऐसा कह सकते हैं कि कोई फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा। जब तक ये इंटर कर रहा था तब तक फ्लक्स आपका बढ़ रहा था, तो फ्लक्स आपका जो है यहाँ पर मौजूद था, और उसकी वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज करंट भी चला, उसको हमने पॉजिटिव ले लिया यहाँ पर ईएमएफ के रूप में। अब जब ये पूरी तरह से इंटर कर जाएगा तो कोई भी फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, या फिर ऐसे कहेंगे कि इधर वाले सेक्शन ये जो गया अंदर, इधर से भी एक सेल डेवलप हो गया और इधर से भी एक डेवलप था, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। कब तक, तो जब तक कि ये इस कंडीशन में ना आ जाए, बाहर जस्ट बाहर निकलने वाला ना हो जाए, ऐसा कर, ठीक है। तो ये टाइम कब आएगा, एट व्हाट टाइम। तो देखिए यहाँ से 0 था, और यहाँ से इस एंड को यहाँ पे पहुँचना है, तो कितना 4L डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो और V से कर रहे हो, तो मतलब एट t इक्वल टू 4L बाई V हो जाएगा। इस एंड को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, कितना डिस्टेंस तय किया, 4L तय किया, किस स्पीड से, V स्पीड से, तो 4L बाई V टाइम हो गया। तो 4L बाई V कहीं पर होगा, 4L बाई V। इस टाइम तक जो है अब आपको कोई भी ईएमएफ नहीं मिलने वाला, कोई भी करंट नहीं मिलने वाला, ओके। अब क्या होगा, जैसे ही बाहर निकलना शुरू होगा,
इस टाइम के बाद जैसे ही कुछ पोर्शन बाहर निकला, कुछ अंदर में है, तो फिर क्या होगा कि जो बाहर निकल गया सो निकल गया, अब जो अंदर में बच गया इसमें आपका ईएमएफ इंड्यूस बचा हुआ रहेगा बीएलवी। अब इसके हिसाब से अब आप लगा सकते हो, तो उतना ही बीएलवी, लेकिन इस बार करंट देखिएगा आप, तो ये क्लॉकवाइज में आपको इस तरह से घुमाएगा। तो पढ़े आप इस तरह का, तो क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉक को अगर पॉजिटिव लिए थे तो इस बार क्लॉक को निगेटिव लीजिए ईएमएफ, तो यहाँ पे माइनस BLV के हिसाब से अब ये भी वही रेट से जा रहा है, तो L/V फर्दर, मतलब टोटल 5L/V, जब तक कि वो बाहर निकलेगा तब तक 5L/V तक आपको ये इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता रहेगा माइनस BLV के रूप में। तो इसका जो आपका ग्राफ बना है, एक यहाँ पर लाइन आएगी और एक यहाँ पर आएगी, ये 0 to L/V आएगी, ये 4L/V से 5L/V के बीच में यहाँ कोई ईएमएफ इधर भी नहीं मिलेगा, और बाद में जब वो पूरी तरह से बाहर निकल गया तो वहाँ भी कोई ईएमएफ फिर से नहीं आने वाला। ठीक है, तो सिंपल सा डिस्कशन था, इस तरह का सिचुएशन दे देता है, ग्राफ व्राफ पूछता रहता है, तो आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक आप अच्छे से कवर कर लीजिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। तो आप बहुत ही अच्छे तरह से लेक्चर 6 तक जो है कंप्लीट करिए। फैराडे लॉ पर आधारित और लेंज रूल्स पर आधारित ये सारे थ्योरीज और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, जिससे हमारा नीट के लिए आपका काम जो है यहाँ पर अच्छी तरह से हो जाएगा, बोर्ड पर्पस भी सोल्व हो जाएगा, जेईई मेन के लिए भी अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप अच्छे से वीडियो को, अगर दिक्कत हो तो 2 बार 3 बार चला करके देखिए, ध्यान से सुनिए, नोट्स ज़रूर बनाया करिए। अक्सर बच्चे नोट्स नहीं बनाते, सिर्फ देख लेते हैं और फिर बाद में कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। तो नोट्स ज़रूर बनाइए और फिर बाद में नोट्स को बार बार रिवाइज़ कीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसको अंडरलाइन करिए, उसको अच्छे से सजा करके लिखिए, याद रखिए चीज़ों को, तो बार बार रिवाइज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा। कोई भी चीज़ अगर भूल रहे हैं तो फिर वीडियो में आ जाइए और फिर वहाँ पर देख करके समझने की कोशिश करिए। विशेष परिस्थिति में दिक्कत हो जाने पर आप कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकते हैं। कहीं एक आध जगह आपको मिस्टेक से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, और कुछ बोलने में हो सकता है कि ऊपर नीचे हो गया हो, और आपको उसकी वजह से अगर कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो किसी वीडियो लेक्चर में, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको अपना कन्फ्यूजन दूर करें। हम जानबूझ करके भी उसको छोड़ देते हैं इसीलिए, क्योंकि अगर आप सीरियसली सही से पढ़ रहे हैं तो जो भी वो 1-8% का कहीं पर कुछ 19-20 हो जाता है तो उसको आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आप उसको पकड़ लीजिएगा और फिर हमको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि आप सीरियसली स्टडी कर रहे हो। तो इस वजह से भी हम लोग उस एरर को, जो भी 1-8% होता है, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ताकि बच्चा अगर सीरियसली पढ़ रहा है तो वो उस चीज़ को पकड़ सके, समझ सके और कमेंट सेक्शन में हमें बता सके। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट। यहाँ तक अभी कवर करिए, फिर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।